नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है। हिंदी भाषा के विकास पर हम यहाँ पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। ये हमारे अति लघु प्रश्न हैं, यानी छोटे प्रश्न हैं, जिनका शॉर्टली वन लाइनर या वन वर्ड में आंसर हमने यहाँ दिया हुआ है। इससे आपको जो अच्छे प्रश्न हैं उनको याद करने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ हम डीप से क्वेश्चंस को निकाल करके लेके आ रहे हैं और जल्दी ही इनका फिर प्रैक्टिस सेट भी हम सॉल्व करेंगे। तो चाहे आप बीपीएससी के स्टूडेंट्स हों, टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हों, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हों, या आरपीएससी या फिर यूपीएचएससी, आपको यहाँ पर इन प्रश्नों से लाभ होना ही है। तो यहाँ हम हिंदी भाषा की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित यहाँ मैंने प्रश्न लिए हुए हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है गाइस, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों का भी भला हो जाए और मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलती है आप लोगों के कमेंट्स देख करके। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। देखिए, यहाँ पर हम 30 प्रश्न कर चुके थे, 31वां हमारा प्रश्न है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतवाम और प्राकृतम, अर्थात प्रकृति का जो मूल है वो संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर है गाइस हेमचंद। यहाँ पर मैंने वन लाइन क्वेश्चंस लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव कुछ नहीं दिया गया है, आप इजीली बस यहाँ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 32वां प्रश्न है। आचार्य वर रुचि, जो कि 7वीं शताब्दी के रहे हैं, प्रसिद्ध प्राकृत व्याकरण का इनका क्या नाम है जिसमें 12 परिच्छेद हैं? देखो, प्रश्न को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जाता है कि प्राकृत व्याकरण में कितने परिच्छेद हैं, तो आपको याद होना चाहिए 12 परिच्छेद। तो जो मैंने प्रश्न भी दिए हैं वो इस तरह से दिए हैं कि जिनमें से और भी एक दो आंसर्स यहाँ बन सकते हैं। या आचार्य वर रुचि हैं, तो वो कौन सी शताब्दी के हैं? तो वो यहाँ पर 7वीं शताब्दी के हैं। और उसमें उनकी जो व्याकरण का क्या नाम है? तो प्राकृत व्याकरण आपको याद रखना है। फिर उसमें कितने परिच्छेद हैं? 12। तो यहाँ पर देखो 3 प्रश्न तो यही निकल करके आ रहे हैं ना। तो जो उनकी प्राकृत व्याकरण है उसका नाम है प्राकृत प्रकाश। ठीक है, प्राकृत प्रकाश उनकी व्याकरण का नाम है। आचार्य वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश में प्राकृत भाषा के कितने रूप बताए हैं? तो यहाँ पर मैंने मतलब शॉर्टली तो हमारे चल रहे हैं क्वेश्चंस, बट यहाँ हमने क्या किया है कि महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सैनी भी यहाँ ओपन कर दिया है, यानी 4 प्राकृत भाषा बताई गई हैं। महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौसैनी। तो कि किसने बताई हैं? आचार्य वर रुचि ने। प्राकृत प्रकाश में प्राकृत भाषा के जो रूप बताए हैं वो 4 बताए हैं, और चारों रूप हमने यहाँ ले लिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 34वां हमारा प्रश्न है। हेमचंद की जो चूलिका पैशाची है उसको आचार्य दंडी ने क्या नाम दिया है? उसको भूत भाषा नाम दिया है। 35वां हमारा प्रश्न है कि सौर सैनम समाश्रित्यम भाषा कार्यतु नाटकीय, अर्थात शौर सैनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। तो शौर सैनी से संबंधित यह कथन किस आचार्य का है? तो इसका सही उत्तर है गाइस आचार्य भरत मुनि। तो इसी तरीके से देखो, बारीकी से यहाँ हमने प्रश्नों को उठाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि 36वां प्रश्न है कि सिंधी की मुख्य 5 बोलियों के क्या नाम हैं? तो यहाँ पर मैंने उन 5 नामों को खोला है। देखो, उन 5 नामों के जो है सिंधी की मुख्य 5 बोलियों के जो नाम हैं वो है बिचोली, सिराइकी, थरैली, सासी और लाडी। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं गाइस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लहंदा मतलब पश्चिमी। असमी की अपनी लिपि का क्या नाम है? बंगला। असमी की जो अपनी लिपि है उसका नाम है बंगला। असम प्रदेश की जो भाषा है असमिया जिसे कहा जाता है, उसकी मुख्य बोली अगर पूछी जाती है तो विष्णुपुरिया उसकी मुख्य बोली है। फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 40वां हमारा प्रश्न है ये, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत किन 2 बोलियों को भी स्वीकार किया है? आचार्य भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत किन 2 बोलियों को भी स्वीकार किया है? तो वो हैं ताजुबेक की और निमाड़ी। ठीक है, 2 बोलियां हैं जिनको उन्होंने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा। आचार्य डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की हम जब इतिहास पढ़ते हैं, भाषा का इतिहास, तब हम ये पाते हैं। 41वां हमारा प्रश्न है कि कौरवी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया? तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत यायन। नेक्स्ट यानी 42वां हमारा प्रश्न है कि रेमंड द्वारा किस बोली का नामकरण हुआ? रेमंड द्वारा भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस। ऐसे ही कोरवी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में
प्राचीन समय में प्रचलित मुख्य 3 लिपियां कौन कौन सी थीं? तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ये तीनों लिपियां ही महत्वपूर्ण लिपि थीं। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 44वां प्रश्न, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? ये हालांकि बहुत इजी प्रश्न है, बहुत पहले आपको याद होगा, बट फिर भी मुझे महत्वपूर्ण लगा तो मैंने यहाँ लिया है खरोष्ठी। और कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है वो भी आपको याद रखना है। खरोष्ठी लिपि को हम दाएं से बाएं लिखते हैं। कुटिल लिपि का अन्य नाम क्या है, या कुटिल लिपि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिद्ध मातृका लिपि के नाम से कुटिल लिपि को जानते हैं। बोध गया का जो अभिलेख है वो किस लिपि में लिखा गया? तो बोध गया का जो अभिलेख है वो सिद्ध मातृक लिपि में लिखा गया था। तो याद रखना कुटिल लिपि को ही हम सिद्ध मातृका लिपि कहते हैं। तो बोध गया का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? सिद्ध मातृका लिपि में लिखा गया था। अगर कोई कुटिल लिपि भी यहाँ पर ऑप्शन आता है सिद्ध मातृका की जगह, तो आप वहाँ पर कुटिल लिपि को क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 7 जून 1955 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 49वां हमारा प्रश्न है, तो 1875 ईस्वी में। और इसके अलावा जो है नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? तो 15 जुलाई 1893 में यहाँ नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई। नेक्स्ट हमारा 52वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग जो कि 1910 ईस्वी में हुआ था, उसके संस्थापक का नाम क्या था? मालवीय। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी को ये वाले जो प्रश्न मैं अब आप लोगों से पूछ रही हूँ ये थोड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये राजभाषा के अनुसूचियों से संबंधित है और अनुसूचियों से संबंधित हर बार प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है और बहुत बेहतरीन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। देखिए 53वां हमारा सवाल है कि संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी को सर्वमान्य एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करें जिसके पूरे राज्य में प्रयुक्त किया जा सके तथा वह भारत की मिश्रित संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए यह निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 351 में दिया गया है। 54वां हमारा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई? तो इसका आप समय याद रखिएगा। इसका समय है 4 मई 1800 ईस्वी में स्थापित। 1854 में ये बंद हुआ था और 1800 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है 55वां ये प्रश्न है कि 92वें संशोधन अधिनियम 2003 कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? 92वें संशोधन अधिनियम में जो कि 2003 में हुआ उसमें कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो इसमें गाइस हमें याद रखना है बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये जो भाषाएं हैं वो कब हुई हैं याद रखना, जब हमारा 92 वाला 92 में जो संशोधन 92वां जो संशोधन हुआ। और ये कब हुआ इसका समय आपको याद रखना है, तो ये 2003 में हुआ और इसमें ये चार जो है ये चार भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है ज़रूर, क्योंकि जो 8वीं अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन है वो ज़रूर आते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? देखो एक अधिवेशन एक संशोधन की हमने बात की जो कि 2003 में हुआ 92 वाला, और एक हमारा 71वां संशोधन हुआ था जो कि 1992 के अंतर्गत हुआ था। 8वीं अनुसूची में 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? तो ये नाम भी गाइज आपको याद रखने हैं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, इनको सम्मिलित किया गया था। सबसे पहले जब कुल कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में? सबसे पहले जब ये हमारी 8वीं अनुसूची बनी थी तो केवल 14 भाषाओं का प्रयोग यहाँ हुआ था। ठीक है, फिर एक और जुड़ी तो फिर 15 हुई। अब इस तरीके से जो है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 21वां संशोधन जो 1967 में हुआ था, इसमें फिर ये सिंधी भाषा जुड़ी थी और 15 कुल मिलाकर के भाषाएं हुई थी और उसके बाद इनमें चेंजेस हुए और इस तरीके से कुल मिलाकर के अब 22 हो गई हैं। तो अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा गाइस। किस राज्य का
विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। उक्त बात जो है वो किस अनुच्छेद में कही गई है, ये हमारा सवाल है। तो इसका सही उत्तर है 345, अनुच्छेद 345। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है जो कि 60वां हमारा प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 में भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व किस मंत्रालय को सौंपा। ठीक है, ये 60 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जो कि 1976 में भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंध को कार्यान्वित करने का जो दायित्व है वो किस मंत्रालय को सौंपा। तो ये इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय। और 61वां हमारा प्रश्न है कि गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग ने हिंदी नहीं जानने वाले अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्य शुरू किया था। ठीक है, तो जो प्रशिक्षण कार्य यानी जो जिनको हिंदी नहीं आती है वो दूसरे प्रांत के हैं और हिंदी भाषी नहीं हैं, तो उनको हिंदी भाषी बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्य चलाया गया था, यानी हिंदी भाषा ताकि वो बोल पाएँ, काम कर पाएँ उसमें। तो विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 3 पाठ्यक्रम बनाए गए थे। तो वो 3 पाठ्यक्रम कौन कौन से थे? प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, ये 3 इसमें जो है प्रशिक्षण थे। 62वां हमारा प्रश्न है। देखो गाइज, मैं बता रही हूँ ना कि डीप से स्टडी की हुई है, तो डीप से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगे, तो इनको आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा या हैंड टू हैंड याद करते चले जाइएगा। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत की गई? तो मंत्रालय का, जो गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग है, उसके अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी। यदि हम लोगों ने नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63वां कि यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो कि 64वां प्रश्न है कि जो ग्रिम का नियम था वो किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो ग्रिम नियम जो है वो जर्मन भाषा से संबंधित है, मतलब ग्रिम नियम किस भाषा से, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ध्वनियों से संबंधित है, किस भाषा की ध्वनियों से? तो जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। और 65वां हमारा प्रश्न है कि जो ग्रिम का नियम है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध स्वनिम विज्ञान से है। तो ये 65वां हमारा सवाल है गाइज। आई होप कि आप लोगों को प्रश्न यहाँ पसंद आ रहे होंगे और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस या ये जो वीडियोस हैं आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। मिलती हूँ फिर जल्दी ही। बाय बाय।